डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ऑक्सीजन थेरेपी, इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिकेशंस एंड मेथड्स। दीज आर द थ्री पॉइंट्स: एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिकेशन एंड मेथड्स। मतलब ऑक्सीजन थेरेपी कैसे दी जाए, उसके क्या एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके होते हैं, किन कंडीशन में देना चाहिए और क्या तरीका होना चाहिए, इन चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑक्सीजन थेरेपी? ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है? Oxygen therapy is the administration of supplemental oxygen at concentration greater than room air, that is 21%. हर बच्चे को याद होना चाहिए कि जो हमारा जिस रूम में हम रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उसमें जो कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का वो 21%। ठीक है, रूम एयर कभी भी बोलेंगे तो इसका मतलब होगा 21% ऑक्सीजन हमको प्राप्त होगा। टू ट्रीट और प्रिवेंट हाइपोक्सीमिया और लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल, मतलब सप्लीमेंट जो ऑक्सीजन थेरेपी इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन एट कंसंट्रेशन ग्रेटर देन, मतलब जो हमारे वातावरण में 21% की ऑक्सीजन है, अगर किन्हीं कारणों से हमें अलग से इससे ज़्यादा की आवश्यकता है तो हम अलग से ऑक्सीजन को सप्लीमेंट करते हैं। और उस सप्लीमेंटेशन में खासियत क्या होती है कि वो किन कंडीशन में, जब हम हाइपोक्सीमिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर लेवल कम होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमको ऊपर से या बाहर से ऑक्सीजन देनी पड़ती है। तो जो बाहर से ऑक्सीजन देते हैं उसका कंसंट्रेशन रूम एयर से ज़्यादा है। ठीक है, ये बात थोड़ी समझ लीजिए। नॉर्मल ऑक्सीजन इन एयर 21%, 21%, नाइट्रोजन 78% और अदर गैसेस 1%। तो टोटल 100% का अगर कैलकुलेशन करें तो 21% आपकी ऑक्सीजन हो गई, 78% नाइट्रोजन और अदर गैसेस 1%। थेरेपेटिक रेंज क्या है? 24% से लेकर 100% डिपेंडिंग ऑन पेशेंट नीड, मतलब 24% से इसको स्टार्ट कर सकते हैं और 100% तक जा सकती है इसकी ऑक्सीजन की जो डिमांड है, और लेकिन पेशेंट की नीड के हिसाब से ही उसको दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज टारगेट SpO2, दैट इज सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड SpO2, सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ये नॉर्मली 94 से 98% या लमसम 100 के आसपास होना चाहिए, एंड 88 to 92% फॉर COPD, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। जो भी इस तरीके के पेशेंट्स होते हैं, जो COPD के पेशेंट्स होते हैं, उसमें एक सामान्य तौर से थोड़ा सा सैचुरेशन कम ही रहता है। ठीक है, तो उस पेशेंट में जो है वो सैचुरेशन लगभग 88 से 92 के बीच में रहना भी ठीक माना जाता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल पेशेंट्स या जो थोड़े से भी कॉम्प्रोमाइज है तो उसमें हर हाल में कोशिश ये हो कि 94 से 98% सैचुरेशन होना ही चाहिए। मीन्स हर हाल में 90 से बिलो नहीं जाना चाहिए नॉर्मल पेशेंट्स का, और अगर COPD का है तो ये 88 से नीचे नहीं जाना चाहिए। साइकोलॉजिकल बेसिस क्या है इसमें? पहला ब्रीदिंग, दूसरा गैस एक्सचेंज, थर्ड इज ट्रांसपोर्ट एंड फोर्थ इज यूटिलाइजेशन। ब्रीदिंग में क्या है? एयर एंटर्स लंग्स थ्रू एयरवेज, सांस के रास्ते से लंग्स में जाती है। गैस एक्सचेंज होता है कहाँ? O2 डिफ्यूजेस इनटू ब्लड इन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है, ब्लड में मिलती है, तो वहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, ये याद रखिएगा, एल्वियोलाई। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट, हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन टू टिश्यूज, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर के ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है, HbO। ठीक है, Hb कंबाइंस विद ऑक्सीजन मेक्स द हीमोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और वो टिश्यूज तक पहुंचाती है, ब्लड से आपके टिश्यूज तक पहुंचाती है। फिर सेल्स यूज ऑक्सीजन फॉर एनर्जी, और सेल जो होती है, वो जो कोशिकाएं होती हैं, वो ऑक्सीजन को एनर्जी के लिए यूज करती है, ATP के मेनली कंबस्शन के लिए। ठीक है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है, पहला ब्रीदिंग, दूसरा गैस एक्सचेंज, तीसरा ट्रांसपोर्ट और चौथा यूटिलाइजेशन। अब बात आती है इंडिकेशंस की कि ऑक्सीजन थेरेपी कहाँ किस जगह पे देनी है। तो प्राइमरी इंडिकेशंस में है हाइपोक्सीमिया, याद रखिएगा, मैंने पहले बताया था, जब SpO2 90 से नीचे होगा। ठीक है, और PaO2, दैट इज प्रेशर ऑफ आर्टिरियल ऑक्सीजन इज लेस देन 60 मिलीमीटर मर्करी ऑन रूम एयर। अगर ये ABG की रीडिंग होती है, जहाँ छुट्टी है उसको बोलते हैं आर्टिरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस, तो ये अगर उस पर PO2 लेस देन 60 है तो देना है। और अगर नॉर्मल सैचुरेशन आपका 90% से बिलो है तो भी आप हाइपोक्सीमिया के स्टेट में, तो दोनों तरीके से आइडेंटिफाई होता है। रेस्पिरेटरी फेलियर, इनएबिलिटी टू मेंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजन लेवल, जब रेस्पिरेटरी फेलियर होता है तो पेशेंट जो है वो प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पाता है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है,
उसकी वजह से उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं होता, उस केस में भी देना है। कार्डियक फेलियर के एमआई में, अगर कार्डियक फेलियर है तो एमआई कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसको आप हार्ट अटैक कहते हैं, उस केस में ये मेंशन है मायोकार्डियल इंफार्क्शन रिड्यूसेस इस्कीमिया, ये इस्कीमिया को घटाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एनीमिया, जब हीमोग्लोबिन कम है तब भी देना है। इंक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बढ़ाता है। पोस्ट सर्जरी रिकवरी, एनेस्थीसिया इफेक्ट्स ऑन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो जब कभी पेशेंट को हम एनेस्थीसिया देते हैं तो पेशेंट को एनेस्थीसिया का इफेक्ट थोड़े समय तक रहता है, लेकिन अगर ऑक्सीजनेट अच्छे से कर देते हैं तो एनेस्थीसिया का इफेक्ट थोड़ा सा जल्दी से कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये ध्यान रखिएगा, जितनी भी आपने फायर के केसेस देखते हैं, जितनी भी आग लगती है या धुआं होता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ब्लड में आ जाती है तो उससे रिलेटेड जो पॉइजनिंग होती है उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, हाई फ्लो ऑक्सीजन डिस्प्लेसेस कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम हीमोग्लोबिन, तो ऐसे केस में अगर हम पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन दें तो ब्लड के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रिप्लेस हो जाएगी और ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाएगी, जिससे पेशेंट बेटर फील करेगा। तो कभी भी याद रखिएगा, कोई पेशेंट ऐसा है जहाँ पे आग लगी है या धुआं बहुत है या चोकिंग है वहाँ पे, और उस जगह से उसको निकाल के बाहर लाना है तो उसको फ्रेश एयर मिल जाए पहली बार, और अलग से ऊपर से अगर फ्रेश ऑक्सीजन उसको साथ में मिल जाए तो उसकी कंडीशन बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। और अगर नहीं मिलता है तो टाइम टेकिंग होता है, हैंग ओवर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, उसकी वजह से उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये जनरल प्रैक्टिस के लिए भी लाइफ में याद रखें। और इंडिकेशंस, पल्मोनरी एडिमा, सीओपीडी, एक्सेसरेशन। पल्मोनरी एडिमा कहते हैं जब फेफड़े से संबंधित रिवर्सल हो जाता है तो फेफड़े में पानी भर जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, फ्लूइड्स इन लंग्स, ये समझिए फ्लूइड्स इन लंग्स हो जाएंगे। इम्पेयर्स गैसेज एक्सचेंज, जब नीचे कोई फ्लूइड भर गया तो एल्वियोलाई चोक कर दी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, दैट इज कंडीशन। फिर उसके बाद सीओपीडी एक्सेसरेशन, सीओपीडी एक्सेसरेशन कहते हैं दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, और एक शब्द है एक्सेसरेशन। एक्सेसरेशन समझ लीजिएगा, जब कभी भी नॉर्मल सीओपीडी का पेशेंट सामान्य तौर से तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन कभी अचानक से उसकी सांस फूलनी शुरू हो जाती है सडन, तो वो एक्यूट एक्सेसरेशन होता है सीओपीडी, ठीक है। तो केयरफुली टाइट्रेटेड टू अवॉइड हाइपरकैपनिया, तो अगर इनका जो कंडीशन है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है उसको प्रॉपर्ली मैनेज करने की जरूरत होती है। फिर जो तीसरा है शॉक या हाइपोवोलेमिक या सेप्टिक शॉक, अगर कभी ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाए या वाटर लॉस ज़्यादा हो जाए तो पेशेंट शॉक में जा सकता है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। या सेप्टिक शॉक, इन्फेक्शन के कारण से शॉक में आ गया पेशेंट, जहाँ पेशेंट का वॉल्यूम बीपी कम हो गया, सैचुरेशन कम हो गया, उस कंडीशन में भी ऑक्सीजन देनी पड़ती है। फिर उसके बाद सिकल सेल क्राइसिस, उसमें क्या होता है, प्रिवेंट्स फर्दर सिकलिंग ऑफ आरबीसी। आरबीसी इस तरीके के स्ट्रक्चर की हो जाती है कि उसके साथ कॉम्बिनेशन ही ऑक्सीजन का सही से नहीं होता, इसकी वजह से सैचुरेशन मेंटेन नहीं होता, तो ऐसे केसेस में भी देने की जरूरत अलग से पड़ती है। नेक्स्ट इज निमोनिया या लंग इन्फेक्शन, उसमें अस्थमा अटैक या हेड इंजरी के केसेस या ट्रॉमा के हैं, जिसमें प्रिवेंट सेकेंडरी ब्रेन हाइपोक्सिया, पहले तो जो होना था हो गया, लेकिन आगे ना हाइपोक्सिया हो इसके लिए अलग से थोड़ी सप्लीमेंट ऑक्सीजन देते रहते हैं पेशेंट। फिर क्लस्टर हेडेक है, क्लस्टर हेडेक है तो हाई फ्लो ऑक्सीजन देने से वो ट्रीटमेंट मतलब वो कंडीशन बेटर हो जाती है। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफाइड बाय फ्लो रेट एंड FiO2 डिलीवरी। क्लासिफाइड बाय फ्लो रेट, आपने देखा होगा जो ऑक्सीजन आप देते हैं तो 1 किलोमीटर होता है, नोजल को अगर आप खोलते हैं तो उससे आप रेट सेट करते हैं 2 लीटर पे, 4 लीटर पे, 6 लीटर पे, उसके हिसाब से नीचे एक पानी का बुलबुला उसमें देना वो निकलता रहता है, उसको एम्प्लीफायर कहते हैं। तो उसके थ्रू जो है ऑक्सीजन जाती है तो फ्लो रेट सेट करते हैं। एक शब्द यहाँ लिखा है दैट इज कॉल्ड FiO2। FiO2 होता है फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, तो FiO2 जो होता है फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, तो ये जो होता है जनरली जो वेंटिलेटर होता है या मैकेनिकल जिसको वेंटिलेशन करते हैं वेंटिलेटर पे, उसमें इसकी सेटिंग की जाती है, ठीक है। FiO2 उसमें सेट होता है और वो कितने पे देना है, 60% से अबव के केसेस में बढ़ाते चले जाते हैं और मैक्सिमम 60 से लेकर 100 तक दे सकते हैं। लेकिन शुरुआत में जब पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते हैं तो 100% FiO2 के हिसाब से बाद में एडजस्टमेंट कर लेते हैं उसको। लो फ्लो रेट सिस्टम, नेजल कैनुला जब कम देना, ऑक्सीजन कम मात्रा में देनी हो तो लो फ्लो सिस्टम में क्या है, नेजल कैनुला होती है,
सिंपल फेस मास्क लगता है, पार्शियल रीब्रीदर मास्क होता है, इसी तरीके से लगभग होता है, एंड नॉन रीब्रीदर मास्क होता है। 3-4 तरीके से। अगर हाई फ्लो सिस्टम के थ्रू देना है तो वेंचुरी मास्क लगाते हैं, हाई फ्लो नेजल कैनुला लगाते हैं, ऑक्सीजन टैंक होता है या हुड कहते हैं, और एनेस्थेटिक सर्किट्स, इतनी चीजें लगती हैं। फिर रिजर्वायर सिस्टम्स में नॉन रीब्रीदर मास्क, पार्शियल रीब्रीदर एंड ऑक्सीजन कंजर्विंग डिवाइस, ये सारी चीजें एज पर द रिक्वायरमेंट, कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये चीजें लगाई जाए। अब आएंगे बात करेंगे नेजल कैनुला की। कैनुला ऑक्सीजन पाइप जैसा होता है, बाद में नेजल पोर्ट में कैनुला इंसर्ट हो जाती है और बैक से पीछे से अटैच हो जाता है और पाइप कनेक्टेड, वो सीधे नॉस्ट्रल्स में जाता है। तो इसमें ज़्यादातर हम 1 to 6 लीटर देते हैं, 1 से 6 लीटर, ठीक है। लेकिन 6 लीटर में भी अगर पेशेंट टॉलरेट कर रहा है, क्या होता है अगर ज़्यादा रेट में देते हैं तो साइड से लीक करते हैं, तो इसलिए उतना ही देते हैं जितना पेशेंट प्रॉपरली एक्सेप्ट करता है। फिर FiO2 डिलीवर्ड 24 से 44%, FiO2 पर लीटर पर मिनट प्लस 4% पर 1 लीटर पर मिनट अबव 21%। जब 21% से अबव देना है तो ये फॉर्मूला चलेगा। ह्यूमिडिफिकेशन अगर करते हैं तो रिक्वायर्ड इफ मोर देन 4 लीटर पर मिनट, अगर 4 लीटर पर मिनट से ज़्यादा दे रहे हैं हम तब ह्यूमिडिफायर की जरूरत है, नहीं तो नहीं, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइस कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट, allows eating speaking, not suitable for high oxygen needs, best for stable mild hypoxia and low cost of easy to apply। समझने के लिए समझा देता हूँ। मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा ये यूज होता है, अगर 4 लीटर तक ऑक्सीजन देनी है तो नेजल कैनुला आप लगा लीजिए, आराम से सांस ले सकते हैं ऑक्सीजन, एंड कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट, और लगा भी रहेगा तो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज इसके कारण से, इसके लगे रहने से आप आराम से खा भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। फिर उसके बाद नॉट सुटेबल फॉर हाई ऑक्सीजन नीड, ये अगर आपको ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देनी तब उसके लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। बेस्ट फॉर स्टेबल, ये उनके लिए जो पेशेंट स्टेबल हो थोड़ा सा, या माइल्ड हाइपोक्सिया, तो बहुत कम ऑक्सीजन की कमी हो शरीर में, तब हम इस टाइप में देते हैं, मेंटेन करते हैं। फिर लो कॉस्ट, कम कॉस्ट का होता है, एंड इजी टू अप्लाई, आसानी से कोई भी लगा सकता है। एक बार दिखा दीजिए, बता दीजिए, आराम से लगा, इवन पेशेंट खुद लगा लेता है या अटेंडेंट खुद लगा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 2, सिंपल फेस मास्क। आपने देखा होगा, तो उस पर फ्लो रेट 5 से 10 लीटर तक दे सकते हैं। FiO2 डिलीवर्ड 35 से 55% तक जाता है इसमें। मिनिमम फ्लो जो होता है 5 लीटर पर मिनट, तो फ्लश कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। नेक्स्ट FiO2 एक्यूरेसी, इसमें वेरिएबल होती है, आप FiO2 कंप्लीटली प्रॉपर्ली सेट नहीं कर सकते कि कितना जाएगा, ये वेरिएबल है, अफेक्टेड बाय ब्रीदिंग पैटर्न, पेशेंट की जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है उस पर ये निर्भर करता है कि कितना FiO2 जाएगा। की पॉइंट्स कवर्स नोज एंड माउथ, इससे नाक और मुंह ढकता है। मॉडरेट ऑक्सीजन नीड पूरी होती है, मिनिमम 5 लीटर तक दे सकते हैं। लेस कंफर्टेबल देन कैनुला, ये कैनुला से कम कंफर्टेबल है। इंपीड्स ईटिंग एंड टॉकिंग, ये उसको बाधित करता है, बोलने को और खाने को। अब उसको जब हटाएंगे तभी तो खाएंगे या बोलेंगे। फिर यूज इन इमरजेंसी एंड पोस्ट ऑफ केयर, इमरजेंसी और पोस्ट ऑफ केयर में इसको यूज करें। नाउ नेक्स्ट इज नॉन रीब्रीदर मास्क, दैट इज कॉल्ड एनआरएम। इसका फ्लो रेट 10 से 15 लीटर, FiO2 डिलीवर्ड अप टू 90 to 95%। की फीचर्स, वन वे वॉल्स प्रिवेंट रीब्रीदिंग, तो एक तरफ से वॉल लगा होता है, उसके बाद दोबारा रीब्रीद करने के लिए अलाउ नहीं करता है। एंड रिजर्वॉयर बैग मास्क रिमेन इन्फ्लेटेड एट ऑल टाइम्स, रीब्रीदर मास्क में रिजर्वॉयर बैग होता है, वो पीछे फूल जाता है दोबारा जैसा, तो उसमें पूरा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एक जैसा बना रहता है, तो पेशेंट जो भी लेता है वो एक सेम कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है। की पॉइंट्स, हाईएस्ट ऑक्सीजन विदाउट वेंटिलेटर, इसमें आप हाईएस्ट ऑक्सीजन दे सकते हैं बिना वेंटिलेटर के। इमरजेंसी सिचुएशन में ज़्यादा यूज होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग या सीवियर हाइपोक्सिया है उसमें यूज करेंगे। मस्ट चेक रिजर्वायर बैक इन्फ्लेशन, जो बैक होता है पीछे, वो ये देखना होगा कि कहीं फटा तो नहीं है, या कोई उसमें रप्चर तो नहीं हो गया, ये जरूर देखना। दूसरा फूला है टाइम से कि नहीं फूला है कि नहीं। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म यूज, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए। फिर मॉनिटर ट्रोफी यूज, और जब इसको यूज कर रहे हैं तो मॉनिटरिंग सही से करते हैं। नेक्स्ट इज वेंचुरी मास्क, इट इज कंट्रोल्ड ऑक्सीजन। कलर कोडेड डाइल्यूट्स प्रोसेसिंग FiO2 डिलीवरी, कलर के हिसाब से FiO2 डिलीवरी इसमें मेंशन होती है। ब्लू कलर का है तो 24%, व्हाइट है तो 28%, येलो है 35%,
जनरली हम लोग इसी को यूज़ करते हैं, तो ये रहता है कि लो रेट भी आप दे सकते हैं और मैक्सिमम 60 तक भी जा सकते हैं। तो वेंचुरी मास से हमेशा याद रखिएगा कि अधिकतम इतना ही दे सकते हैं, ठीक है। और रेट इसके आपने मेंशन किए हुए हैं, ब्लू के लिए 2 लीटर, वाइट 4, येलो 8, रेड 10 एंड ग्रीन 15 लीटर। दिस इज द हाईएस्ट, इससे ज़्यादा 15 लीटर पर मिनट से ज़्यादा आप ऑक्सीजन नहीं दे सकते। एंड दिस इज बेस्ट फॉर COPD पेशेंट, जो COPD पेशेंट होते हैं उनके लिए बेस्ट होता है। और साथ में प्रिसाइज ऑक्सीजन कंट्रोल होता है, इसमें ऑक्सीजन जो है आप जितनी मात्रा में दे रहे हैं, जनरली पेशेंट के पास इतना तो जरूर बचना कंट्रोल में। एडवांस मेथड्स की बात करें तो हाई फ्लो नेजल कैनुला, फ्लो इसमें 20 से 60 लीटर पर मिनट, FiO2 21 से 100%, heated humidified oxygen via wide-bore nasal prongs provides peak effect, comfortable replaces simple face mask in many settings। इसमें भी काफ़ी एडवांस चीज़ होती है, लेकिन ये फिर भी कितना ही करें मगर वो बेस्ट एफर्ट्स आता नहीं है, क्योंकि नेजल कैनुला से पूरा फोर्सफुली आप ऑक्सीजन अंदर डाल नहीं सकते, तो वो पर्पज उतना सॉल्व नहीं होता जितना वेंचुरी मास से हो जाता है। यूज़ करने के लिए कर सकते हैं। पार्शियल लिक्विड मास जो होता है वो 6 से 10 लीटर पर मिनट के लिए, और इसमें FiO2 14 से 70% हैज रिजर्वायर बैग। इसमें रिजर्वायर बैग होता है बट नो वन वे वॉल्व नहीं होता है। फर्स्ट थर्ड ऑफ इनसेट एयर रिटर्न्स टू बैग रिच इन ऑक्सीजन रिच होता है। सिंपल एंड मॉडरेट ऑक्सीजन डिलीवरी इसमें होती है। ऑक्सीजन टैंक भी अवेलेबल होता है। यूज इन इन्फेंट्स, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को एक गोल सा ट्रांसपेरेंट चैम्बर होता है, वो सिर के ऊपर लगा रहता है, उसमें पाइप ऑक्सीजन की कनेक्टेड होती है, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन होल होता है या ऑक्सीजन टैंक, ठीक है। ये पीडियाट्रिक्स में ही यूज होता है। यूज इन इन्फेंट्स who covers head and covers bed, allow full oxygen without a mask। FiO2 difficult to control precisely, but इसमें FiO2 कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्सेलेंटली 1 लीटर में या 0.5 लीटर में या 2 लीटर में उसमें चलता रहता है, एक सेम कंसंट्रेशन बना रहता है, वे भी अपने हिसाब से सांस लेता रहता है, उसको ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रेगुलर वे में मिलती रहती है, ठीक है। और बाकी आप असिस्टेंट करके चाहे EKG करें चाहे मॉनिटर पर असेस करें, उसके हिसाब से आप रोज एडजस्ट कर सकते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन में जब पेशेंट वेंटिलेटर पे हो तो फ्लो कंट्रोल FiO2, जनरली FiO2 का जो रोल है इसी पे वेंटिलेटर पे ही आता है। एंटी वेंटिलेशन बताया था, तो यहाँ 21 से लेकर 100% तक आप सेट कर सकते हैं। इट इज अ इन्वेजिव प्रोसीजर, इंट्यूबेशन एंडोट्रैकियल ट्यूब डाली जाती है, और नॉन इन्वेजिव में CPAP, इट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, CPAP, या फिर BiPAP। BiPAP में होता है bilevel positive airway pressure at the highest level of support। ये highest level होता है support, used in ICU for severe respiratory failure। जो severe respiratory failure के पेशेंट होते हैं उनमें CPAP या BiPAP या फिर एंडोट्रैकियल ट्यूब या जिसको इंट्यूबेशन कहते हैं, इसके थ्रू ही हम पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं। अब हम लोग बात जल्दी से कर लेते हैं कोई कंपैरिजन और डिवाइसेस में। नेजल कैनुला से 1 से 6 लीटर, सिंपल फेस मास्क से 5 से 10, पार्शियल डिफ्यूजर से 6 से 10, नॉन डिफ्यूजर से 10 से 15, वेंचुरी मास्क से 2 से 15। देखिए वेंचुरी से आपका यहाँ पे इन सबको इसमें कवर कर लिया, 2 से 15 कम से लेकर अधिकतम तक 20 से 30। तो ये इसीलिए कहा गया कि यहाँ लेवल पे अगर कुछ भी नहीं है तो आपके पास ये है तो आपके सारे पर्पज सॉल्व, ठीक है। फिर उसके बाद ये जनरली COPD या प्रिसाइज ऑक्सीजन नीडेड होती है, उसमें दिया जाता है। हाई फ्लो नेजल कैनुला में 20 से 60 लीटर, 21 से 100%, एंड मॉडरेट सीवियर अवॉइड इंट्यूबेशन। ऐसे जो इसको यूज़ करने से क्या होता है, इंट्यूबेशन जनरली लंबे समय तक खींच सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर पेशेंट सिक हो रहा है तो ट्यूब डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज मैकेनिकल वेंटिलेशन, इसको वेंटिलेटर कहते हैं। इसमें आप कंट्रोल मोड में सेट कर सकते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ये 21 से लेकर 100 तक दे सकते हैं, और ये जनरली रेस्पिरेटरी फेलियर के केस में या ICU या कोई कार्डियक पेशेंट है उसमें आप इसको यूज़ करें। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड सेफ्टी ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। कौन तो मॉनिटर कैसे मॉनिटर करना है? SpO2 वाया पल्स ऑक्सीमीट्री से आप मॉनिटर कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी रेट एंड एफर्ट प्रोसेस करेंगे। ABG मैंने बताया था, आर्टियल ब्लड गैसेस जब जरूरत है तो कराना है।
ये नहीं कि खाली दे देना ही अच्छा है ना, उससे रिलेटेड टॉक्सिसिटी भी होती है। स्किन कलर एंड पेरिफेरल परफ्यूजन, स्किन कलर चेक करेंगे और पेरिफेरल परफ्यूजन चेक करेंगे कि आखिरी पॉइंट तक पेशेंट के पास ऑक्सीजन पहुंच रही कि नहीं, कहीं नीला तो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज हजार्ड्स एंड कॉम्प्लिकेशंस में ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, एआरडीएस, लंग डैमेज या हाइपोक्सिया, CO2 रिटेंशन में COPD, सप्रेस हाइपोक्सिक ड्राइव, एब्जॉर्प्शन एनालैक्टेसिस। एनालैक्टेसिस क्या होता है? जल्दी समझिए, कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई होती है सबसे आखिरी जो चीजें होती है, गैस एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, वो किसी तरीके से संकुचित हो जाए या कोलैप्स हो जाए, तो फिर उसमें से एक्सचेंज गैस कैसे होगा? नहीं होगा, फिर बहुत खराब स्थिति होती है, उसको पेशेंट की बहुत सांस होती है। ठीक है, ये शब्द कभी भी आए तो जान लीजिएगा कि कठिन स्थिति एनालैक्टेसिस। फिर ड्राइंग ऑफ एयरवे म्यूकोसा, अगर एयरवे म्यूकोसा है तो सूख जाए तो भी पेशेंट को बहुत खांसी आएगी और सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी विदाउट। नेक्स्ट इज फायर रेस्ट, ऑक्सीजन इज हाईली फ्लेमेबल। ऑक्सीजन ये याद रखिएगा कि कभी ऑक्सीजन के पास कोई भी फायर वाला काम नहीं करना है, ब्लास्ट होता है, लिटरली ब्लास्ट होता है। ठीक है, और दूसरा जो ह्यूमिडिफायर खोलते हैं, जब हम ऑक्सीजन सप्लाई खोलते हैं सिलेंडर्स की, अगर मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं, खोलने से क्या होता है, फ्लो मीटर अगर लगा हुआ और वो कहीं से गलती से आपने नॉन उसको बंद नहीं किए, अपने मेन लाइन तोड़ी, ब्लास्ट फिर रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योर पीरियड्स, और इसके कारण से रेटिनोपैथी हो सकती है, रेटिनोपैथी इसकी डैमेज हो सकती है प्रीमैच्योरिटी के स्टेज में। अब आपके काम की चीज समझ लीजिए, नर्सिंग कंसिडरेशन में ऑलवेज वेरीफाई द ऑर्डर, चेक प्रिस्क्राइब्ड फ्लो रेट एंड डिवाइस बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहली चीज फ्लो रेट देख लीजिए, दूसरी किस डिवाइस से देना है ये चेक करिए। नंबर 2, चेक इक्विपमेंट, इक्विपमेंट चेक करिए क्या, एंश्योर मास्क, कौन सा मास्क है या कैनुला है, इज इंटैक्ट, ठीक से लगी है कि नहीं, ट्यूबिंग इज कनेक्टेड, ट्यूब प्रॉपर्ली ऑक्सीजन फ्लोमीटर से कनेक्टेड है कि नहीं, एंड ऑक्सीजन सोर्स इज रेडी, तो जहां से ऑक्सीजन आनी है वो रेडी है कि नहीं, उसमें से फ्लो आ रहा है नहीं आ रहा है, ये वेरीफाई करना जरूरी है। नंबर 3, पेशेंट पोजीशनिंग, किस पोजीशन पे पेशेंट को रखा हुआ है, सेमी फॉरवर्ड, लगभग 30 से 45 डिग्री पेशेंट का हेड उठा के रखना है, अपराइट पोजीशन टू मैक्सिमाइज लंग इंफ्यूजन, अगर हम इस पोजीशन पे रखते हैं तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज बहुत अच्छे से हो सकता है। चौथा पॉइंट, ह्यूमिडिफाई इफ नीडेड, अगर 4 लीटर से ज़्यादा आप फ्लो दे रहे हैं तो ह्यूमिडिफायर उसमें लगा होना चाहिए और वो ऑक्सीजन पानी में से होके गुजर के आना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम प्रिवेंट म्यूकोसल ड्राइव, तो म्यूकोसा जो होती है अंदर की सूखती नहीं है, अगर ह्यूमिडिफायर इतना जाती है। एजुकेट द पेशेंट, एक्सप्लेन द पर्पस, हाउ टू वियर इट एंड टू अवॉइड स्मोकिंग नियर ऑक्सीजन, तो एक्सप्लेन करें पेशेंट को किस पर्पस के लिए दे रहे हैं, कैसे पहनना है मास्क या कोई चीज उसको बताना है, एंड टू अवॉइड स्मोकिंग, ऑक्सीजन के पास स्मोकिंग नहीं करना है क्योंकि फायर होती है, वो आपके लिए हजारदस हो सकती है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट एक्यूरेटली, और जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी आप ऑक्सीजन दे रहे हैं या जो भी आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उसको अपनी फाइल में प्रॉपर्ली मेंशन जरूर करिएगा। मान लीजिए आपने काम बहुत अच्छा किया लेकिन आपने कोई चीज़ मेंशन नहीं की, अब उससे रिलेटेड बाद में कोई कॉन्सिक्वेंस क्रिएट हो तो बाद में तो फाइल ही चेक होगी ना कि आपने दिया था कि नहीं दिया था। सो हमेशा ये याद रखो कि प्रोसीजर के साथ साथ अपनी फाइल भी मेंटेन करते हैं, ये हमेशा याद रखना। रिकॉर्ड फ्लो रेट, किस फ्लो रेट पे दे रहे हैं, कौन सी डिवाइस लगाई, SpO2 पहले क्या था, अभी लगाने के बाद सेट हुआ तो क्या है, फिर पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, रिस्पॉन्सिव है, नॉन रिस्पॉन्सिव है, और साथ में टाइम, किस टाइम पे लगाया था, ये सब चीज़ें मेंशन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये इतनी 6 चीज़ें आपको याद रखनी है। ऑलवेज वेरीफाई द ऑर्डर, check equipment, patient positioning, humidify if needed, educate the patient and doctor. And last, oxygen therapy corrects hypoxemia. Hypoxemia means low level of oxygen into the blood. ये सब याद रखिएगा। ऑक्सीजन की मात्रा जब ब्लड के अंदर कम होती है उस स्थिति को हम हाइपोक्सीमिया कहते हैं। उसी केसेस में हम पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं। सपोर्ट टिश्यू ऑक्सीजन, अगर हम हाइपोक्सीमिया को करेक्ट करना है ऊपर से देंगे तो टिश्यूज तक ऑक्सीजन सही से पहुंचेंगी और टिश्यूज अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। और चूंकि वहाँ से एनर्जी लिबरेट होगी, एटीपी बर्न होगा, तो उससे एनर्जी लिबरेट होगी तो वो ऑर्गन सही से काम करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा।
Next, indicate in hypoxia, respiratory and cardiac emergencies and carbon monoxide. Hypoxia के केस में लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन या रेस्पिरेटरी या कार्डियक कोई इमरजेंसी है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, इन केसेस में हम ऑक्सीजन पेशेंट को अलग से देते हैं। नेक्स्ट, चूज डिवाइस बेस्ड ऑन पेशेंट नीड एंड रिक्वायर्ड एफर्ट, और जिस तरीके से देना है तो उसमें हम कैसी नीड है पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग ही हम डिवाइस चूज करें कि एक सिंपल लेजर ब्रॉन्क से ही काम हो जाएगा या फिर वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। सो दैट ऑल शुड हैव टू बी मेक इट क्लियर कि हाँ ये इस तरीके से। नेक्स्ट, लो फ्लो अगर चाहिए तो नेजल कैनुला या सिंपल मास्क, हाई फ्लो चाहिए तो नॉन रीब्रीदर मास्क, वेंचुरी मास्क या हाई फ्लो नेजल कैनुला यूज करते हैं। मॉनिटर SpO2, रेस्पिरेटरी रेट, ABG एंड मेंटेन स्टेटस कंटिन्यूअस। ये बात याद रखिएगा बेटा, ये चारों चीज आपको हर हाल में, अगर पेशेंट OT में है या ICU में है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, यू हैव टू मॉनिटर these parameters anyhow. Is it clear? इसमें एक हार्ट रेट भी ऐड कर लीजिए, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये जब कभी भी रेस्पिरेटरी पैटर्न पुअर होता है तो बिना ABG के आप पेशेंट को वेंटिलेटर पे नहीं डाल सकते, इट्स अ रूल। तो ABG देखना होगा, अगर ABG इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट अब स्विंग कर सकता है, देन यू गो फॉर इलेक्टिव वेंटिलेशन। नेक्स्ट, अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, कार्बन मोनोऑक्साइड रिटेंशन एंड फायर हैजार्ड। ये आप इनको कॉम्प्लिकेशंस को इससे अवॉइड करें। राइट ऑक्सीजन, राइट डिवाइस, राइट पेशेंट, ये चार चीज़ें हमेशा याद रहेगी। सही से कितनी ऑक्सीजन देनी है, किस डिवाइस से देनी है, किस पेशेंट को देनी है और किस समय देनी है। अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो आप सक्सेसफुल ऑक्सीजन थेरेपी मैनेज करके किसी भी पेशेंट की एडवर्स कंडीशंस को या उसके कॉम्प्लिकेशंस को टाइमली हैंडल कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, उस पेशेंट की उस समय जो स्थिति है उसको ठीक करके उसके जीवन की भी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।